प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। श्रोताओं, रचनाकार सामान्यतः अपनी कृतियों, अपने शब्दों के माध्यम से परोक्ष रूप से अपने दौरे हाजिर का लेखा जोखा ही प्रस्तुत करता है। मेरा बिस्तर भी उसी की अभिव्यक्ति है कि किस प्रकार एक गरीब मेहनतकश व्यक्ति कितने जतन से अपने लिए मूलभूत सुविधाओं का सामान जुटाने की जद्दोजहद करता है। उस जतन की पीड़ा, संघर्ष और वेदना को केवल वो स्वयं ही महसूस कर सकता है। ठीक इसी प्रकार जब वो बड़ी मेहनत से साधन जुटा लेता है तो वो किसी सपने के साकार होने जैसा ही होता है। उस प्राप्ति की खुशी में वो उतरता विचरता रहता है। यानी छोटी छोटी उपलब्धियां जमीन आसमान एक करने जैसी होती हैं। लेकिन ठीक इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कोई अगर उसे चुरा ले, छीन ले तो सामान से ज्यादा कष्ट इस व्यक्ति को उससे जुड़ी भावनाओं के कारण होता है। और वहीं ऐसे में यदि कोई अपनेपन की मरहम लगा दे तो लगता है सूखी रेत पर कुछ बूंदों की फुहार पड़ गई हो। शायद यही जीवन है। वो दिल्ली में एक मामूली सा क्लर्क होकर आया। उसने किराए की एक जाफरी ले ली और उसमें रहने लगा। जाफरी में उसने कई वस्तुओं की कमी, कई वस्तुओं की आवश्यकता महसूस की। अच्छे कपड़ों की, घड़ी की, साइकिल की और भी बहुत सी चीजों की। इनमें से और सबको तो वो अच्छे दिनों के लिए स्थगित कर सका, मगर एक वस्तु की कमी को वो ना टाल सका। उसका बिस्तर बिल्कुल फटा पुराना था। और वो बिस्तर भी क्या, ना दरी, ना चादर, बस एक मैली रजाई और एक उससे भी ज्यादा मैला गद्दा। दिन गर्मी के थे और उसे खुले में सोना होता था। उसके बिस्तर पर तमाम अड़ोसियों पड़ोसियों की निगाह पड़ती थी। गद्दे की जर्जरता को तो वो रजाई से छिपा देता था, मगर रजाई की जर्जरता को कैसे छिपाता। एक दिन जब सवेरे सवेरे क्वार्टर के मालिक उससे बोले, मेरी समझ से साहब, आप अपनी तनख्वाह में से एक नया बिस्तर बनवा डालिए। तो उसने निश्चय कर लिया कि वो जैसे भी होगा अपने लिए एक नया बिस्तर बनवा लेगा। उसने निश्चय तो कर लिया, परंतु अपनी उस मामूली सी तनख्वाह में उस निश्चय को कार्य रूप में कैसे परिणित करे। एक दिन बस का टिकट लेते हुए उसे सहसा इस समस्या का हल सूझ गया। उसने पैदल दफ्तर आना जाना शुरू किया। उसने हिसाब लगाया कि इस प्रकार अपने खर्चे में कमी करने पर वो 2 माह में नया बिस्तर बनाने लायक रकम जोड़ लेगा। और सच में 2 माह में उसने नया बिस्तर बनाने लायक रकम जोड़ भी ली। और जब रकम जुड़ गई तो बिस्तर बनाने में भी कोई देरी नहीं लगी। जब वो नए बिस्तर पर लेटा तब उसका हृदय संतोष से भर गया। उसने अपने हाथ पांव लंबे पसार दिए और गहरी गहरी सांसें भरी। नए बिस्तर पर लेट उसने अनुभव किया कि अब तक वो कितने गंदे फटे पुराने बिस्तर पर सोता था। इस अनुभव ने उसके संतोष को दुगना कर दिया। वो इस संतोष में डूबा हुआ था कि उसकी दृष्टि लॉन पर बिछी एक फटी दरी पर लेटे हुए मोहन सिंह पर पड़ी। कुछ देर तक वो मोहन सिंह के उस फटे पुराने बिस्तर को देखता रहा। फिर वो उठा और जाफरी से अपना पुराना बिस्तर उठा लाया। उसने अपना वो बिस्तर मोहन सिंह को बख्शीश कर दिया। पुराना बिस्तर बख्शीश कर जब वो अपने नए बिस्तर पर लेटा तो उसका संतोष पहले से तिगुना हो चुका था। थोड़ी ही देर में नींद ने उसकी पलकें झुकाकर उसकी आंखें बंद कर दी। दूसरे दिन वो अपनी आदत के अनुसार सवेरे 5 बजे उठ गया। उठकर पहले उसे एक विचार आया कि बिस्तर समेटकर अंदर रखा है। फिर उसने सोचा बिस्तर नहा धोकर उठा लूंगा। नहा धो लेने के बाद वो बिस्तर उठाने लॉन में आया। जैसे ही उसकी निगाह अपनी खटिया पर पड़ी उसका दिल धक से रह गया। खटिया पर उसका बिस्तर नहीं था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन वो अविश्वास भी करे तो कैसे। खटिया पर उसका बिस्तर नहीं था मतलब नहीं था।
घंटे भर की दौड़ धूप और पूछताछ ने उसका रहा सहा विश्वास भी समाप्त कर दिया। सच, उसका नया बिस्तर, अभी अभी कल ही लाया हुआ बिस्तर, केवल एक ही रात सोया हुआ बिस्तर, जैसे तैसे रकम जोड़कर बनाया हुआ बिस्तर चोरी हो गया था। इस ज्ञान से उसके हृदय में एक विचित्र, गले को रुंधा देने वाली भावना उदय हुई। उस भावना का वर्णन करना संभव नहीं है। वो कई छोटी छोटी उपभावनाओं एवं स्मृति चित्रों से बनी हुई एक भावना थी, और ये उपभावनाएं उसकी इतनी अपनी थीं, उसकी गरीबी तथा उसके जीवन से बुरी तरह लिपटी उलझी थीं कि उनको सुलझाकर औरों तक पहुंचाना मुश्किल नहीं, दरअसल असंभव ही था। तो कोई आश्चर्य नहीं कि उसके दफ्तर के सह कर्मचारी, उसके अड़ोसी पड़ोसी, उसके मित्र, जिन जिन से उसने अपना दुखड़ा रोया, कोई भी उसकी व्यथा की गहराई तक नहीं पहुंच सका। यह नहीं कि उन्होंने उसकी परेशानी को सुना ही नहीं, उन्होंने सुना, खूब सुना, सहानुभूति भी प्रकट की, पुरानी चोरियों की चर्चा भी की, चोर का आता पता बताने में शर्लक होम्स से होड़ भी ली। लेकिन ना जाने क्यों उसे लगा कि ये सब ऊपरी मन से बातें कर रहे हैं। और फिर कुछ भी हो, इन सब बातों से उसका चोरी हुआ बिस्तर तो ना लौट सका, और ना वो बातचीत उसके लिए नए बिस्तर का प्रबंध ही कर सके। उसका बिस्तर, उसका नया बिस्तर, सारा दिन उसे अपने बिस्तर का खो जाना खलता रहा। सारा दिन कोई रह रहकर उसके दिल में जोर की चिंगोटियां भरता रहा। सारा दिन उसकी आंखों की कोरें ढुलकने की आशा संजोए हुए आंसुओं से चमकती रहीं। खैर, दिन किसी तरह कटा और फिर रात आई तो बिस्तर के खो जाने के दुख का तीखापन और भी बढ़ गया। सोचते सोचते उसकी अक्ल हैरान रह गई, मगर फिर भी वो ये ना सोच पाया कि वो कैसे उस रात को तथा आने वाली रातों को गुजारेगा। नया बिस्तर बनाने के लिए तो उसके पास रकम ही नहीं। उसका माहवारी बजट तो इस हाथ ले और उस हाथ दे के नियम पर चलता था। उसमें अचानक व्यय के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। मान लो, उसने सोचा, अभी मुझे एकाएक रुपयों की जरूरत पड़ जाए, उदाहरण के लिए मां की तबीयत खराब हो जाए, तो मैं रुपया कहां से लाऊंगा? नहीं ला सकूंगा ना। तो फिर क्या होगा? मेरी मां वहां मेरा नाम पुकारते पुकारते मर जाएगी और मैं। उसने इस विचार को अधूरा ही छोड़ दिया। यह विचार खौफनाक था, मगर गरीबी तो खौफनाक चीजों को जन्म देती है। उसके मन में एक विचार उठा, गरीबों के ऊपर, मुझ जैसे गरीबों के ऊपर किस्मत सबसे बड़ी मार करती है। अब ये देखो ना, मेरा नया का नया बिस्तर चोरी हो गया। कैसा गुदगुदा मुलायम बिस्तर था वो। अब मैं किस पर सोऊंगा? खाली खटिया पर? लोग क्या कहेंगे? अरे लोग कुछ कहें या ना कहें, मूंज की जर्जर रस्सियां जो मेरे शरीर को छीलेंगी। फिर उसे ध्यान आया कि इस तरह सोचकर तो उसका बिस्तर वापस नहीं मिल सकेगा। तो मिलेगा कैसे? उसने अपने आप से झुंझलाकर कहा। मिलने का सवाल ही कहां है, बुद्धि ने उत्तर दिया। वो तो खो गया, सदा सदा के लिए खो गया। बुद्धि के निर्मम स्वर ने उसके मस्तिष्क को एक क्षण के लिए विचार शून्य कर दिया। लेकिन विचार शून्यता का वो एक क्षण बीता कि उसे अपनी गरीबी तथा उस गरीबी से बंधी बेबसी पर गुस्सा चढ़ने लगा। उसे तबीयत हुई कि किसी को जाकर खूब मारे और उसकी हड्डी पसली एक कर दे। पर गुस्से के उच्चतम शिखर पर पहुंचते ना पहुंचते वो फिसला और बिल्कुल नीचे आकर गिरा। अब उसे किसी को मारने की इच्छा ना रही। अब वो रोना चाहने लगा, और वो शायद रो भी देता अगर उसी समय क्वार्टर के मालिक ना आ गए होते। वो आए और बोले, हाँ भाई, कहिए जनाब, सोने की तैयारी हो रही है? जी, वो मेरा तो बिस्तर चोरी हो गया ना। उसने रुआं से बच्चे के से स्वर में उत्तर दिया, पर उसे अपने इस स्वर पर शर्म आई। उसने अपनी बेबसी को झटक कर दूर फेंकने का प्रयास किया। क्वार्टर के मालिक बोले, हाँ, आप सवेरे बता तो रहे थे। क्या बतलाएं साहब, जमाना ऐसा खराब हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं। अरे लोगों के बिस्तर चोरी होने लगे हैं। अरे, और आपका तो बिल्कुल नया बिस्तर था ना। शिव 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 शिव, क्या कहें साहब, कुछ कहना नहीं आता। आज जिधर देखिए उधर बेईमानी फली हुई है। चरित्र नाम की वस्तु तो दुनिया से गायब हो गई है। अरे इस घोर कलयुग में जो हो सो कम है।
फिर कुछ व्यवहारिक होते हुए उन्होंने प्रश्न किया, आपके पास बिछाने को अपना पुराना बिस्तर तो है ना? हाँ है, उसने साफ झूठ बोला। क्वार्टर के मालिक बोले, तब ठीक है, वरना साहब मैं बहुत हैरान था कि आपके सोने के लिए क्या इंतजाम करूं। बात तो यह है कि मेरे घर में तो बस गिने गिनाए बिस्तर हैं। एक में मैं सोता हूं, एक में घरवाली और एक में छोटी बच्ची, और एक में लड़का किशन, एक में लड़की बिमला, और एक में मेरा कुछ हो ही जाएगा, कहकर क्वार्टर के मालिक की बात काटते हुए बोला, आप कोई चिंता ना करें। अरे नहीं साहब, अगर कोई जरूरत हो तो आप तकल्लुफ ना बरतें। अरे मेरे घर में जो कुछ भी है उसे अपना ही समझिए। क्वार्टर के मालिक बोले और फिर उसे चुप रहता देख बिना बात आगे बढ़ाए हरिओम कहकर डकार मारते हुए अपने क्वार्टर के भीतर दाखिल हो गए। क्वार्टर के मालिक के चले जाने पर उसने अपनी जाफरी का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और फिर वो हथेलियों से अपना मुंह ढांपे फर्श पर लेट गया। वो उस मनोवस्था पर आ पहुंचा था जहां आदमी सोचने लगता है कि उसका दुख बस उसका अपना है, वो दुख बांटा नहीं जा सकता। फर्श पर लेटे लेटे ही रात काट देगा। वो अब जल्दी ही एक दिन इस मनहूस और अमानवी शहर को छोड़कर अपने गांव चला जाएगा और ना जाने क्या क्या। वो इसी उधेड़बुन में लगा हुआ था कि किसी ने उसकी जाफरी का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर तक वो दरवाजे पर होती खटखट को सुनता रहा। फिर उसने एक रूखे स्वर में पूछा, कौन है? अरे मैं हूं बाबू साहिब, मोहन सिंह, जरा दरवाजा खोलिए। बाहर से आवाज आई। वो जल भुनकर उठा और दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखों ने मोहन सिंह की आंखों को गुस्से से देखा, जैसे वो कह रही हो, ए जी तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? अरे बाबू साहब, आपका बिस्तर खाट पर बिछा दिया है। मोहन सिंह बोला, मेरा बिस्तर खाट पर? उसका गुस्सा आश्चर्य में परिणित हो गया। अब मेरा बिस्तर तो चोरी हो गया है। आप जाकर देखिए तो बाबू साहिब, मैं आपकी खाट पर बिस्तर बिछा आया हूं। जाइए जाइए, आप तो सोने का वक्त हो गया है। और उसने जाकर देखा कि उसका अनुमान सत्य ही था। उसकी खटिया पर उसी का पुराना बिस्तर बिछा हुआ था। वो बिस्तर को देर तक ताकता रहा, ये सोचते हुए कि उसे क्या करना चाहिए। मोहन सिंह उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके आते ही वो पलटा और बोला, नहीं मोहन सिंह, ये नहीं हो सकता, ये बिस्तर तो मैं तुम्हें दे चुका हूं। बुजुर्ग मोहन सिंह ने उसकी कलाई अपनी हथेली में थाम ली और बोला, अरे क्यों नहीं हो सकता बाबू साहिब, सो जाओ सो जाओ। ये कहकर वो मुस्कुरा दिया, एक अर्थपूर्ण मुस्कान जिसमें उसका सारा विरोध एक एक क्षण में विलीन हो गया। वो खटिया पर बैठ गया। कुछ देर तक खाली बैठा ही रहा, देखता रहा कि मोहन सिंह अपनी उसी फटी पुरानी दरी पर लंबा सो गया है। फिर वो लेट गया और उसने अपना चेहरा गद्दे से एकदम चिपका दिया और फिर गद्दे और उसकी आंखों के बीच आंसुओं का घना कोहरा छा गया। अभी आपने सुनी कहानी मेरा बिस्तर। लेखक थे मनोहर श्याम जोशी, वाचन था राजीव शर्मा का, कंपेयर थी तपस्या, कार्यक्रम सहायक उदय चंद शर्मा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय और अपने सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।